में दो एक शुरू प्रधानमंत्री महोदय ये बताइए, जितने भी सब्जेक्ट मैटर है संसार के अंदर, सबका उदय दर्शन से हुआ है। ये सबके पीछे का जो आधार है वो दर्शन, मतलब ह्यूमन की जो क्यूरियोसिटी हो रही, जब जितने भी हमने स्ट्रक्चर्स बनाए, सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है, वर्तमान समय में जो एआई का डेवलपमेंट भी हुआ है, उसके पीछे भी मनुष्य की चिंतन क्षमता का विकास होना है। मनुष्य ने सोचा कि मेरे अलावा क्या कॉग्निशन एग्जिस्ट करता है। जी, तो फिर अब दर्शन से अगर उनका उदय हुआ तो सारे सब्जेक्ट मैटर अलग अलग हो गए या नहीं हुए? अलग अलग हो गए, मतलब फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स। साइकोलॉजी आज भी फिलोसफी का पार्ट है। किसने कहा साइकोलॉजी अलग? फिलॉसफी का पार्ट है। बिल्कुल है। फिलोसफी में जो मेटाफिजिक्स है, कॉस्मोलॉजी, थियोलॉजी, साइकोलॉजी, तीनों उसका पार्ट है। आप कैसे कह रहे हैं? साइकोलॉजी जो एक डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के रूप में अलग हुआ है, लेकिन इन्फर्स तो फिलोसॉफिकली कर रही है ना वो। मुझे एक बात देखकर एक मिनट सुनिए तो, अरे सुनिए तो, बहुत सुनिए तो सही। फिलोसॉफी के अंतर्गत साइकोलॉजी शुरुआत में डेवलप हुई, अब एक सब डिसिप्लिन के रूप में, अलग डिसिप्लिन के रूप में बन चुकी है। दिक्कत क्या है उसमें? जब तक किसी सब्जेक्ट का हमको आंसर नहीं मिलता है तब तक हम उसके मेटाफिजिकल आंसर ढूंढते हैं। जब हमको आंसर मिल जाता है तो एक स्वयं में एक अलग डिसिप्लिन का बनता है। मतलब ये है कि आपने दर्शन को रूढ़िवादी किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। दर्शन आज भी डिस्कस हो रहा है। किसने कहा यूनिवर्सिटीज पे दर्शन डिस्कस नहीं होता है? दर्शन आज भी डिस्कस हो रहा है, और दर्शन केवल मेटाफिजिक्स नहीं है, दर्शन में एपिस्टेमोलॉजी डिस्कस की जाती है कि आप चीज देख कैसे रहे हैं। ठीक है, अब आपने बोला कि उदय उससे हुआ है, अब अलग डिसिप्लिन अलग हो गया। अमर्त्य सेन की इकोनॉमिक थ्योरी, सोशलिस्ट थ्योरी, क्या वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, दर्शन का पार्ट है? सोशलिस्ट थ्योरी, आइडिया ऑफ सोसाइटी, आइडिया ऑफ सोशलिज्म, आइडिया ऑफ सोसाइटी एज अ होल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो फिलोसफी है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिकल सिंपल ही बता रहा हूँ। तो इसका मतलब डिराइव तो फिलोसफी से हुई है ना। हाँ, एक सेकंड, अगर एक सिंपल डिबेट है अमर्त्य सेन के सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे, तो दार्शनिक वाद विवाद है या वो अर्थशास्त्र का वाद विवाद है? अगर एक सिंपल डिबेट करनी ही है तो ली ग्राउंड में कर लीजिए, सोशल डेवलपमेंट पे या सोशल डेवलपमेंट। अरे तो दिक्कत क्या है ली ग्राउंड में? हमें ली ग्राउंड से होते हुए जाएंगे ना फाइनल्स पे। फाइनल्स में जो टीम पहुंच चुकी है, अगर उसका लेवल भी हम जनरल परसेप्शन पे रख रहे हैं, तो फाइनल्स में लीग्स में अंतर क्या बचा? लाइन ऑफ डिफरेंस तो बची ही कहां पे? जो फाइनल्स में पहुंची वो प्रिविलेज टीम्स है, उनके पास है। नवाचार वो है जब आप चीजों को डिस्कस करने की बात करते हैं। जो चीज डिस्कस होगी तब नवाचार होगा। उदाहरण के लिए भारतीय परंपरा में जब डिस्कशन की बात की गई, जब डिस्कशन छोड़ा तब कोई नया दर्शन नहीं आया, लेकिन जब डिस्कशन को बढ़ाने की भारतीय परंपरा में उत्तर स्वतंत्रता के बाद बात भी हुई, तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का नया दर्शन आया, एकात्म मानववाद का नया दर्शन आया, भारतीय परंपरा का दर्शन। क्या बात? पोस्ट मॉडर्निज्म आपके हिसाब से दार्शनिक विषय है, तो जब पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर सर्किट के अंदर वाद विवाद होता है तो हमेशा चोम्स्की का नाम आता है, फूको का नाम आता है, दरिडा का नाम आता है। तो ऐसा क्यों आता है? उस विषय के अंदर नवाचार कहां पर आ रहा है? आप तो पुराने थिंकर्स की बात को रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, नवाचार अभी आएगा। अभी देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म अब कहते हैं कि पश्चिम के विचारधारा, बिल्कुल नहीं। पोस्ट मॉडर्निज्म का आइडिया क्या है? सत्य की बहुलता, अनेकांतवाद। बिल्कुल जैन दर्शन के अंतर्गत देखने को मिलता है, जो कि बात करता है कि सत्य बहुल है, अब सबका अपना अपना सत्य है। तुम्हारा सत्य थोड़ा नहीं हो सकता, मेरा सत्य कुछ नहीं हो सकता। इससे सबसे बड़ा नवाचार है डीकोलोनियलिटी का नवाचार। सबसे पहले मैं डीकोलोनियल हुआ, मैं पश्चिम की मानसिकता से मुक्त हुआ, मैंने भारतीय मानसिकता लाई, मैंने इंडियन पर्सपेक्टिव लाया, मैंने ओरिएंटल पर्सपेक्टिव लाया। ये है नवाचार सबसे बड़ा। क्या नवाचार? आखिरी प्रश्न आपसे केवल ये है, आपका गोल क्या है इस सदन के अंदर? डीकोलोनाइज करना, नवाचार लाना, गोल क्या है आपका? महोदय, नवाचार की प्रक्रिया के अंतर्गत वर्तमान समय में डीकोलोनाइजेशन की तो बात हो रही है। वर्तमान समय में हम क्या बात कर रहे हैं? अफ्रीकन स्टडीज की बात कर रहे हैं, एशियन स्टडीज की बात कर रहे हैं, चाइना स्टडीज की बात कर रहे हैं, चाइनीज आईआर की बात कर रहे हैं, कौटिल्य को कोट कर रहे हैं, इंडियन आईआर की बात कर रहे हैं। ये नवाचार नहीं है तो नवाचार है क्या फिर? स्थापित सत्यों से दूर जाना नवाचार है अपने आप में। नया आविष्कार कह के गए कि केवल वे लोग जो संतुष्ट है, दर्शन केवल उनका होता है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? ठीक है, यानी आपके लिए दर्शन का कोई भी बहस किसी भी वंचित वर्ग के व्यक्ति का एक्सक्लूजन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। मैं ये कह रहा था होना तो नहीं चाहिए, उनको डिस्कोर्स में इंक्लूड करना चाहिए। सुनिए तो एक मिनट मेरी बात। पर अगर वो कहीं पे भी, अगर आप अभी मुझे कोई एग्जांपल देते हैं, ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। अगर हम पूरी वेस्टर्न फिलोसफी, हम पूरी इंडियन फिलोसफी भी देखते हैं तो प्रिविलेज लोगों का ही हमको डिस्कशन दिखाई पड़ता है कहीं पे भी। अगला प्रश्न, यदि हम बात कर रहे हैं कि वंचितों को भी इंक्लूड करना चाहिए या उस पूरे एम्बिट में, तो क्या हमें ऐसे स्पेसेस क्रिएट करने चाहिए जहां उनको ये अवसर मिले कि भाई वो समानता के आइडिया पर या जिन आइडिया से उनको वंचित रखा गया उस पर बहस करें? है ना, मिलना चाहिए। तो क्या ऐसा स्पेस क्रिएट करने के लिए आपके पास ये मौका फाइनेंस में होता है? ऐसा हाँ, ठीक है। ये स्पेस करने की जो बात आप क्रिएट करने की बात कर रहे हैं ना, ये तीनों जो शब्द इसमें लिखे हुए, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, धर्म दर्शन, ये तीनों इस चीज से जुड़े हुए हैं ही नहीं। जो भी आप कह रहे हैं स्पेस क्रिएट करने की बात या फिर उनको इक्वालिटी देने की बात, स्पीच देने की बात, ये सब इन सब चीजों से रिलेटेड नहीं है। ये रिप्रेजेंटेशन की बात है। यदि आप संदर्भ पे इतना ही मतलब संदर्भ को इतना ही सेक्टोसेंट क्योंकि आपने नहीं किया, तो संदर्भ में ये भी लिखा है कि समाज में नवाचार मुख्य उद्देश्य दर्शन का। हाँ
तो फिर आप ये कैसे नकारें कि दर्शन समाज में नवाचार नहीं नवाचार मुख्य उद्देश्य है उस चीज के माध्यम से, लेकिन फिलोसफी के आगे लिखा हुआ है ना कि आपको किसके ऊपर डिबेट करनी है। सुन तो लीजिए कि ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, धर्म दर्शन, अगर उन तीनों के माध्यम से आप नहीं कर पा रहे हैं तो नवाचार अब स्टैब्लिश हो रहा है। मैंने बोला ना कि इस प्रकार से अगर आप बोलेंगे तो फिर अगर इस प्रकार से आप बोलेंगे ना तो फिर मैथ भी फिलोसफी ही हो जाएगी। फिर हर चीज को फिट इन करेंगे तो मूल में तो थिंकिंग है ही, आदमी वंडर कर ही रहा है, फिर सब कुछ फिलोसफी ही है। सब कुछ फिलोसफी है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी कंटेम्पररी युद्ध चल रहा है, उस पर आप डिस्कशन कर रहे हो, फिलोसफी नहीं है। आप इस बात से भी करते हैं। कैसा डिस्कशन कर रहे हैं आप? ट्रेड रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, इकोनॉमिक डिस्कशन कर रहे हैं, कैसे डिस्कस कर रहे हैं आप? मान लेते हैं अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हम उस पर हाँ डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, इसमें क्या फिलोसफी है? आप बताइए अगर आपको लग रही हो तो। आपको लग रहा है इसमें philosophy? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। philosophy। नहीं, तो इकोनॉमिकल हो गया ट्रेड तो restriction। क्या तो हो गया डिस्कशन? restriction। बिल्कुल, हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि यही चीज प्रैग्मेटिक है ज्यादा। यही चीज जो है ये पीस को लेकर के आएगी। आप वहां पे ये डिस्कस करेंगे कि पीस होता क्या है, पीस कैसे स्टैब्लिश किया जाएगा, पीस का आइडिया कहाँ से आ रहा है, फिर क्या पीस ईश्वर के माध्यम से आ रहा है, ये सब नहीं है इसका मतलब। यहाँ पे प्रैग्मेटिक डिबेट होगी। टैरिफ्स रिलेटेड जो इश्यूज हैं उससे पॉपुलस कंसर्न होता है, बहुत सारे लोग कंसर्न होते हैं, पॉपुलेशन कंसर्न होता है, ये मतलब कुछ बहुत सारे लोग कंसर्न होते हैं। हाँ हाँ हाँ। यानी बहुत सारे लोगों को उन पे डिस्कशन करना चाहिए। अब जैसा कि हम लोगों हमारा समाज अभी बना हुआ है कि हम लोग एक कुछ नेताओं का चयन करके आगे भेजते हैं जो कि हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वो जाकर के बातचीत करते हैं। सबका जो रिप्रेजेंटेशन एक व्यक्ति के माध्यम से हो रहा है। यानी उसका अवसर अधिक लोगों को मिलना चाहिए उसके साथ डिस्कशन करने का उन ऐसे विषय। मैंने उसी का उत्तर दिया ना कि हमने यही तो आपको उत्तर दिया ना कि जब समसामयिक विषयों के ऊपर डिस्कस करने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, हम ये भी बोल रहे हैं। लेकिन अभी आपने जो रशिया और यूक्रेन के बेसिस पे भेजा उसमें सब लोग जाके अपना विचार नहीं दे सकते ना, सबका विचार रेलेवेंट भी नहीं है। सब लोगों ने चयन किया कि हाँ ये दो नेता है हमारे, इन लोगों के बीच में डिस्कशन होगा। अब वो लोग बैठ के फिलोसॉफिकल डिस्कशन नहीं करेंगे, वो प्रैग्मेटिक डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो फाइनल्स में हम लोग ने निर्धारित कर दी, टीम निर्धारित नहीं करती हमारे नेता कौन है, हमारा प्रतिनिधि। अरे मैं यूक्रेन और रशिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ की नहीं कर रहा मेरा हूँ। अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि यदि पॉपुलस किसी चीज से कंसर्न है और पॉपुलस को उस चीज पे बहस करवानी है और दर्शन आपके लिए पॉपुलस का नहीं है, तो दर्शन को फाइनेंस पे रिजर्व रख दीजिए और जो बाकी विषय उनको लीग राउंड में क्यों नहीं, मतलब इस पे क्या? मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या कह रहे हैं, फिर से बोलिए। इनका प्रश्न इतना है कि अगर अधिकतर लोग समसामयिक लोगों से समसामयिक विषयों से परिचित, ज्यादातर लोग कंटेम्परेरी इश्यूज को जानते हैं, तो लीग राउंड पे अधिकतर लोग रहते हैं, तो लीग राउंड पे उन विषयों को रख दीजिए और फाइनेंस को जो लोग उससे प्रिविलेज पोजीशन में है उनके लिए रख दीजिए। फाइनेंस पे जाना एक प्रिविलेज पोजीशन तो है ना। बिल्कुल, देखिए इस चीज का एकदम कोरोलरी में एकदम साफ साफ बोल सकता हूँ कि हाँ भाई कम लोग जानते हैं तो उसको लीग में रखना चाहिए, जो ज्यादा लोग जानते हैं उसको फाइनल में रखना चाहिए। उस पेपर क्योंकि ज्यादा लोग समझ पाए, एक सेकंड सुन लीजिए कि फिर ज्यादा लोग समझ पाएंगे उस विषय, क्योंकि आपको इम्पैक्ट डालना है। अगर आप समसामयिक विषयों की बात करेंगे, सब समझते हैं, दो अच्छी टीम्स उस पर डिबेट करेंगे, ज्यादा लोग समझेंगे। इसका एकदम ऑपोजिट है, डिबेट ऐसे नहीं होगी। आप ये मुझे बताइए कि किस प्रकार से आप ये बोल रहे हैं कि समाज की बेहतरी उससे, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं दोनों दलों से में जितनी भी चीजें आप अभी तक बोल रहे हैं, ये सब चीजें क्या आपके स्वयं के विचार हैं या फिर ये ऑलरेडी कहे हुए हैं? चारवाक दर्शन ऑलरेडी स्टैब्लिश है या फिर अभी आपने बना दिया? चारवाक दर्शन ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है, पर चारवाक दर्शन को लेके मेरा दृष्टिकोण मेरा है, वो दृष्टिकोण चारवाक दर्शन के हिसाब से या मध्वाचार्य के हिसाब से नहीं बन रहा, वो मेरा दृष्टिकोण है। मतलब चारवाक को जितने भी लोगों ने क्रिटिक किया। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब से हम लोगों ने दर्शन पढ़ना स्टार्ट किया है उसके अंदर 9 ही स्कूल्स हैं। भारतीय दर्शन में षट दर्शन में 6 हैं और बाकी 3 नहीं, ये क्या आपके अगर हम इन्हीं के पैराडाइम के अंदर ही डिस्कशन करते रहते हैं, ये बात करते हैं कि माध्वाचार्य अच्छे हैं या फिर रामानुजाचार्य अच्छे हैं, तो क्या आपको लगता है इससे कोई नया विचार आएगा? क्या ये समाज के उत्थान के लिए? ठीक है, मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, ये एकेडेमिया या दिल्ली विश्वविद्यालय या फिलोसफी की कोर्सेज की बात नहीं है। गैर अकादमिक जगत में हम ओशो की फिलोसफी, जे कृष्णमूर्ति की फिलोसफी या इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की फिलोसफी, जितनी भी फिलोसफी थी, इसको भी डिस्कशन में लाते हैं। तो अकादमिया में वो 9 दर्शन पढ़ाए जाते होंगे, पर अकादमिक जगत के बाहर हम उन तमाम दर्शनों को अपने एम्बिट में लेते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, और उन तमाम दर्शनों को कंसिडरेशन में लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्या जब हम वाद करते हैं तो हम षट दर्शन और 3 दर्शन और बाकी जितने उसके अलावा भी बात करते हैं, हम नव संन्यासवाद की जब बात करते हैं, नव संन्यासवाद में बहस होती है। के अंदर ही आता है नव संन्यासवाद नहीं, जो ओशो का भी आइडिया है, ओशो का आइडिया चारवाक के अंदर आता है। अब ये आप फिट इन करने के लिए तो बोलेंगे कि हर आइडिया का एक ट्रेस पहले एग्जिस्ट करता था। मैं फिट इन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि मैथ की फिलॉसफी होती है, आप भी तो फिट इन कर रहे हैं। आपने एआई को बोल दिया इजी ईज ऑफ लाइफ है। नहीं तो आप भी कर रहे हो ना? नहीं, हमें सब नहीं, देखिए अंतर है, अंतर है। जब हम अंतर में बोल रहा हूँ, मैं बता आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ। अंतर ये है कि जब हम बात करें कि किसी भी विचार के मूल या इनिशिएशन पॉइंट की, जो हम बहस की बात करें, फिटिंग करना नहीं कहते। प्रश्न मुझे तो उत्तर देंगे,
तो जैसे हम जब फिलोसफी की बात करते हैं तो जब हम किसी भी कंटेम्प्रेरी युद्ध की बात करें हम उस पर बहस की बात नहीं करें, पर युद्ध एज एन आइडिया या अहिंसा एज एन आइडिया, हिंसा एज एन आइडिया, इसको हम फिलोसफी में ही डिस्कस कर सकते हैं, इसको हम कंटेम्प्रेरी इशू से कनेक्ट करके नहीं देख सकते। और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को डील करने के लिए दरअसल इन आइडियाज को क्रिटिक करना जरूरी है, इन आइडियाज पे बात करना जरूरी है। यूक्रेन का युद्ध हिंसा एज एन आइडिया पे डिस्कस करने से रुकेगी या फिर अरे तो यूक्रेन का युद्ध रोक, हाँ पूरा प्रश्न ये है कि क्या ज्यादा आपको प्रैक्टिकल लग रहा है, क्या आपको प्रैग्मेटिक लग रहा है? डिस्कशन जब होता है तो क्या ट्रेड रिलेटेड इश्यूज होता है या फिर डोनाल्ड ट्रम्प मैं बताता हूँ मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल ये लग रहा है कि यदि आपको यूक्रेन का युद्ध रुकवाना है तो अधिक लोग लीग राउंड में बहस करते हैं, आप उनसे करवा लीजिए, लेकिन फाइनल्स में जब हम बात करते हैं तो युद्ध नहीं 10 सेकंड में बात पूरी करूँ, पर जब आप फाइनल्स में बहस करवा रहे हैं और जब आप ऑलरेडी एक 10 सेकंड इम्प्रैग्मेटिक नहीं है, जब हम ह्यूमैनिटी एज एन आइडिया की बात करते हैं तो मानवता एज एन आइडिया कैसे इवॉल्व होती है, कैसे शेप होती है, बहुत जरूरी बात है, आप इसको इम्प्रैक्टिकल या इम्प्रैग्मेटिक नहीं कह सकते। ठीक है, एक सवाल फाइनल्स का औचित्य आपने भी माना, आपके साथी ठीक है। माना। जब फाइनल्स के अंदर जाति प्रथा के ऊपर डिबेट हो रही है या दलित विमर्श के ऊपर डिबेट हो रही है, तो जो ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल उसका सर्किट एज अ होल के अंदर जाएगा, तो वो जो ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल है आप उसको कैसे चीज का खंडन करते हैं? मैं बताता हूँ कैसे जाएगा। जब हम दलित विमर्श या किसी विमर्श की बात कर लेते हैं तो जितने भी विमर्श हैं वो फिलोसफिकली इक्वालिटी की आइडिया को रीइंस्टेट करने की बात करते हैं। जैसे जब अंबेडकर बुद्धिज्म को अपनाते हैं या नव बुद्धिज्म जो भी वो अपनाते हैं, उस आइडिया का कहीं ना कहीं शरण लेते, तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से समानता का सबसे अच्छा उपस्थिति किस चीज में है, किस अंतिम प्रश्न मेरा केवल इतना है, आपके साथी वक्ता स्टार्टिंग से सर पर बहुत ज्यादा जोर देके जाते हैं कि डीकोलोनाइज करने की चीजों को, अपने नव दर्शन को आगे बढ़ाना है, तो जिस तरह आप कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर हम डिबेट करवा के ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल लाएंगे, तो आपके साथी वक्ता का जो तर्क है उस चीज को आगे बढ़ाना है, डीकोलोनाइज करना, आप कैसे करेंगे? क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर तो आपको चॉम्स्की को बुलाना पड़ेगा, फूको को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम चॉम्स्की या मिशेल फूको की बात करते हैं, फूको अपने आप में पावर स्ट्रक्चर्स, प्री एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स, प्री एग्जिस्टिंग डिस्कोर्सेस को क्वेश्चन करने की बात करते हैं, तो अपने आप में फूको कॉलोनाइजेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बात कहीं स्थापित नहीं है। मिशेल फूको जो आइडियाज दे रहे हैं, जो प्री मॉडर्निस्ट थिंकर्स या फिर जो चॉम्स्की जो आइडियाज दे रहे हैं, वो दरअसल इसी बात के आइडेंटिफिकेशन पर है कि दुनिया यूरोसेंट्रिक है, एक सेंटर है, दुनिया का एक केंद्र नहीं है, दुनिया विकेंद्रित है, सत्ता विकेंद्रित है। फूको खुद कहते हैं पावर डिस्पर्स्ड है, तो इस चीज को कैसे समझेंगे जब आप अरे भारतीय क्या प्रश्न टाइम हो गया क्या भैया? अरे माफ कीजिए। युद्ध बहुत प्राचीन काल से हो रहे हैं। हाँ जी, हिंसा प्राचीन काल से हो रही है। हाँ जी, अहिंसा प्राचीन काल से एग्जिस्ट करती है, अहिंसा का आइडिया। हाँ जी। इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध अभी कंटेम्परेरी है या इजराइल फिलिस्तीन अभी का युद्ध कंटेम्परेरी इशू में आएगा या फिर दर्शन में? 1948 से है, जहाँ तक मेरे को नहीं, मैं पूछ याद रहा हूँ है। अभी कंटेम्परेरी मतलब इशू में आएगा ना? हाँ, अभी जो पैलेस्टीन के ऊपर बॉम्बिंग हुई वो कंटेम्परेरी है। हाँ, ठीक है। प्लस जो यूक्रेन और रूस का युद्ध बहुत दिनों तक चला, वो कंटेम्परेरी इशूज का एम्बिट में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए इन दोनों ही इश्यूज में, इन दोनों में युद्ध भी चल रहा है, हाँ, इन दोनों में हिंसा भी हो रही है, ठीक है, इन दोनों में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है। ठीक है। ठीक है, अब ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ये हिंसा, ये युद्ध और ये इजराइल फिलिस्तीन, ये रशिया यूक्रेन, क्या ये तीनों, ये चारों पांचों चीजें कंटेम्परेरी के एम्बिट के अंदर में आएगी या ये तीनों दोनों चीजें अलग अलग डिस्टिंक्ट एम्बिट्स के अंदर में आएगी? देखिए, अब इसके अंदर कंटेम्परेरी चीज और पॉलिटिकल चीजें, दो चीजें समझिए। इजराइल पैलेस्टाइन का जो पूरा का पूरा इशू है जो 1948 से आ रहा है, क्रीमिया एनेक्सेशन हुआ 2014 में, ये एक पॉलिटिकल इशू है। अब कंटेम्परेरी हम मान सकते हैं कि अभी जो अकॉर्ड हुआ था या फिर जो भी पैलेस्टीन बॉम्बिंग्स हो रही है या फिर भी कीव के ऊपर हमला हुआ था, उसको कंटेम्परेरी मान सकते हैं। कि जो हम बात करते हैं कि हिंसा पर बहस हो रही है, मान लेते हैं सामान्य स्तर पर कि हिंसा पर बहस है, या युद्ध में हिंसा होनी चाहिए या युद्ध में हिंसा अनजस्टिफाइड है, ये विषय आपके लिए दर्शन का विषय होगा या कंटेम्परेरी इशू विषय होगा? बहुत धन्यवाद। ये जो ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल उस चीज के अंदर आ रहा है कि ये हमारे लिए कंटेम्परेरी विषय होगा, ये हमारे लिए पॉलिटिकल फिलोसफी माफ कीजिएगा, पॉलिटिकल थ्योरी का विषय होगा, ये हमारे लिए सोशल थ्योरी का विषय होगा, रादर देन सोशल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। उत्तर देने दीजिए। जब हम बात करते हैं इजराइल पैलेस्टाइन के युद्ध की और वहां पर हम बात करते हैं कि बॉम्बिंग नहीं होनी चाहिए, तो हम उस कंटेम्परेरी सेंस में अगर आइडिया की बात करूं, मैं अहिंसा के आइडिया की बात कर रहा हूं, हिंसा के आइडिया की बात कर रहा हूं, युद्ध के आइडिया की बात कर रहा हूं, मैं इजराइल फिलिस्तीन की बात नहीं कर रहा। नहीं, ठीक है, जो आइडिया है, जो प्रिंसिपल है, हम उसको भी पॉलिटिकल प्रिंसिपल, पॉलिटिकल आइडिया मानेंगे रादर देन एक फिलोसफिकल आइडिया। दर्शन के अनुसार ईश्वर ने दुनिया बनाई, किसी दर्शन के अनुसार, मतलब हाँ बिल्कुल ठीक है। स्वर्ग नरक की अवधारणा दर्शन में है, हाँ, एग्जिस्ट करती है। चारवाक दर्शन है, चारवाक दर्शन, ठीक है। अब ठीक है, मैं आपकी एनालॉजी समझ गया। हाँ, चारवाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है, ठीक है। दर्शन है, नकारता है। हाँ, ठीक है।
तो आप उस दर्शन के आधार पर चेंज लाया, वो दर्शन आना अपने आप में एक चेंज था ट्रेडिशनल फिलोसफी में। हाँ ठीक है, ठीक है। और वर्तमान समय में एआई का हम डेवलपमेंट देख रहे हैं। ठीक है। एआई काम कैसे करता है? एआई उसके अंदर जो उसका मैंडेट होता है, जो बॉट्स उसके अंदर काम करते हैं, जो उसको जैसे भी निर्मित किया गया है। एआई एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। हाँ ठीक है। उस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का आइडिया क्या है? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का आइडिया कि लोगों का जीवन आसान करना है। ठीक है, तो लोगों का जीवन आसान करना है। लोगों का जीवन आसान क्यों करना है? ये लोगों का जीवन लोग सब्सक्राइब करेंगे, पैसा देंगे। आइडिया ऑफ इजी लाइफ क्या है? आइडिया ऑफ इजी लाइफ मेरे लिए, हाँ। मेरे लिए पर्टिकुलर एज एन इंडिविजुअल। नहीं, आप अगर आइडिया ऑफ इजी लाइफ को नहीं जानते तो उस इजी सॉल्यूशंस की तरफ कैसे जाएंगे? अंतिम प्रश्न। नहीं, एक सेकंड, आप प्रश्न दोहरा दीजिए, आप पूछना क्या चाहते हैं? मेरा ये है कि जब आप ये कहते हैं कि एआई वर्तमान में डेवलप हो रहा है, बात करें कि एआई जो है ह्यूमैनिटी पर एक क्राइसिस भी है, तो आपको इसके लिए ह्यूमैनिटी को जानना जरूरी है। अगर आप ह्यूमन क्राइसिस भी देख रहे हैं कहीं से, तो ह्यूमैनिटी को जानना जरूरी नहीं है उससे पहले आपके लिए? क्या आपका पर्सपेक्टिव है उस पर डिबेट या डिस्कशन नहीं होना चाहिए? अध्यक्ष महोदय, मैं समझ गया कि ये बुलवाना चाहते हैं कि जो एआई के अंदर जो मोरल प्रॉब्लम्स हो, फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स है, कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स है, तो अध्यक्ष महोदय यहाँ पर हमारा सीधा जवाब रहेगा, जो एआई के ऊपर जितना भी डिस्कोर्स हो रहा है वो एक कंटेम्परेरी डिस्कोर्स है रादर देन फिलोसफिकल डिस्कोर्स। इसका मूल कारण ये है कि फिलोसफिकल डिस्कोर्स या जितने भी दार्शनिकवाद विषयों का हमने यहाँ पर वो जो डेफिनेशन दी थी, वो कहीं ना कहीं वो एक एब्सर्ड इश्यूज के ऊपर है, और जो मोरल डिलेमा एआई क्रिएट करता है वो हमारे कंटेम्परेरी एक चीज है और एक कंटेम्परेरी आइडिया रादर देन फिलोसफिकल आइडिया। धन्यवाद।